यहोवा यरी के मुकद्दस और पाक नाम में आप सबको वाटसन सलीम गिल का सलाम। बीटीएल के प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में आप हमारा एक नया प्रोग्राम देख रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में आपने देखा कि थाईलैंड में हमारे मसीहों के वाले से हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था, और बल्कि हम आगे भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारे लोगों को वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। एक मसीह नौजवान की वहाँ पर हलाकत के हवाले से हमने ख़बरें सुनी और बड़ा अफसोस हुआ। इनमें इजाफ़ा हो रहा है, लोग बीमार हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। तो इस हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। शुक्रिया। आज फिर मेरे साथ भाई गैस्पर मौजूद हैं। गैस्पर भाई, मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम खुदावंद के मुकद्दस और पाक नाम से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, और दरख्वास्त करूँगा कि खुसूसी तौर पर थाईलैंड में रहने वाले हमारे मसीही बहन भाइयों को भी याद करें, और हम इस प्रोग्राम को खुदावंद के हाथ में दे दें और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। चलिए, थैंक यू खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये मौका हमें बख्शा कि हम आपके चरणों में सरनगू हों। खुदावंद बाप, सबसे पहले हम अपने उस भाई को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद बाप, जो तुझ में अपनी नींद सो गया है, उसे बाप अब्राहम की गोद अता कर, और तमाम उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो थाईलैंड में बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा बाप, उनके लिए तू ही वसीला को पैदा कर, ताकि खुदा बाप वो उस मुसीबत से रिहाई हासिल कर सके। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारी और यीशु नाम से, आमीन आमीन आमीन। चूँकि हमारा जो भरोसा है, हमारा इत्तेकाद है, हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो ताकतवर खुदा है, वो सब खुदाओं से बड़ा खुदा है, सब खुदाओं से ताकत वाला, कुदरत वाला, रहमत वाला खुदा है। तो हम अपने उस रब्बुल अफ़वाद से, रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे उन बहन भाइयों को, ख़ास तौर पर जो थाईलैंड में हैं या वो जहाँ भी दुनिया में कहीं पनाह गज़ीन की हैसियत से हैं, अपनी अमान में ले और उनकी मुश्किलात जो हैं वो उनको दूर करने में उनकी मदद और रहनुमाई करे। गेस्ट भाई, एक बड़ी दिलखराश खबर सुनने में मिली कुछ दिन पहले हमें कि एक पाकिस्तानी मसीह जो है वो ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार गया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और वो भी एक खूबसूरत ख्वाब सजाकर एक नई दुनिया में आए। लेकिन जो कुछ हुआ वो हमारे लिए बड़ा, और जैसे कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया इसका, कि हमारे लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किलात में हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। मेरा ख्याल है कि इसके साथ ही हम टेलीफोन का भी देखते हैं। लेकिन क्या वोटसन भाई, असल में ये है कि अब वहाँ से वो लोग सब कुछ लुटा के, सब कुछ ख़त्म करके यहाँ पहुँचे हैं। आगे ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कुछ है। अपने तौर पे वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हो सके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, सिलसिला उनका बन नहीं रहा। हमारे साथ कॉलर हैं। कॉलर, हेलो 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 जी, खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम जनाब। हालेलुया, अस्सलाम जनाब। वाटसन गिल आपसे बात कर रहा हूँ। सर, अपना तारुफ कराएं प्लीज़ थोड़ा सा, और फिर हमें बताएं कि क्योंकि आप थाईलैंड में रहे हैं और आपने उन हालात को देखा है, खुद उनका मुशाहिदा किया है, जो कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई अभी तक उसमें हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं और हमें बताएं जनाब। मेरा नाम पास्टर अनवर शहजाद है, और मैं भी 3 साल थाईलैंड में रहा हूँ, और 3 साल के दौरान जो कुछ मैंने देखा है वो ये बयान ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। मैंने ऐसे भी लम्हात देखे वहाँ
अगर एक बहन है वहाँ रोजी, उसके खावंद की डेथ हो गई है, तो कुछ लोगों ने आके बजाय कि उसको तसल्ली देने के, उसकी मूवी वगैरह बना के और उसे इमोशनल करके यूएनओ के खिलाफ भी उनके अल्फाज को पहुंचाया वहां तक, और जिनकी वजह से काफी वहां कशीदगी भी पैदा हो गई। और दूसरी बात, वहाँ हमारे लोग जो हैं कल्चरी तौर पर पाकिस्तान से आए हैं, और वो उनकी लैंग्वेज को नहीं जानते, उनके कल्चर को नहीं जानते। वो अपनी बात ज़बानी तौर पर और जो उनकी एप्लीकेशन उसके मुताबिक जब पंजाबी में बात करते हैं, तो ट्रांसलेटर जो हैं वो उनके ना तो जज्बात को समझते हैं, ना ही उनकी आवाज़ को समझते हैं, और वो तर्जमा बाज़ दफ़ा अपने मुताबिक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं। मिसाल के तौर पर जब मैंने इंटरव्यू दिया यूएनओ में, तो मैं कुछ कह रहा था, और ट्रांसलेट जो वो कर रही थी लेडीज बहन, वो दूसरे अल्फाज में ऑपोजिट में उसको बता रही थी, लेकिन मैंने फौरन उसको, क्योंकि मैं समझता था बात को थोड़ी सी, और मैंने फौरन उनको कहा आप मेरी बात को गलत अंदाज में पेश कर रही, उनको सही अल्फाज में मेरी बात तक पहुंचाएं, ताकि उनकी समझ आए कि मेरा केस क्या है। और फिर वो जब वो जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बोल दिया ये ट्रांसलेट जो है ये गलत बयानी से ना थोड़ा सा काम ले रही है। मैंने उसको ठीक बोला है, अभी ये अल्फाज हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। ये आम आम हालात में आप हम यहाँ बैठे हैं, हमें हमें जब तक आप उनके साथ रहेंगे नहीं, उनको उनके जज्बात को नहीं समझेंगे, हमारे लोग इमोशनली इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ वो सब कुछ अपना लुटा के, उनको ना तो घरों में रोटी मिलती है, ना ही आईडीसी में मिलती है। और हमने बड़ी कोशिश के बावजूद चंदा इकट्ठा करके हम बहुत दफा आईडीसी में मैं जाता रहा हूँ, और चर्चेज में भी उर्दू चर्च इन हैंड्स ऑफ गॉड में ह्यूमन राइट्स इंटीग्रेशन के प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों को हर आखिरी महीने में हमने उनको फूड मुहैया करने का अहद किया था, और हम करते रहे हैं। हम अगर चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए, तो एक तो इंटरप्रेटर्स और आप माली तौर पर ना कि अमली तौर पर हम एहसास तो करते हैं, लेकिन उसका मदावा करना भी बड़ा जरूरी है। जब तक हम एहसास के साथ उसका मदावा नहीं करेंगे, थाईलैंड में लोगों के हालात ठीक नहीं हो सकते। पास्टर साहब, के नामनासिब बात है। पास्टर साहब, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती यश भाई, कि जो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, यूरोप की तरफ आ जाते हैं, या जो लोग जिन्होंने उन हालात को खुद झेला है, जिन्होंने उन हालात का खुद मुकाबला किया है, मुश्किलात देखी हैं, वो लोग जब यूरोप की तरफ आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो गर्मजोशी नहीं रहती अपने उन बहन भाइयों के लिए जिनको वो पीछे छोड़ के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बड़ी देखने में आई है। मैं भी यही बात करने वाला था। मैं पास साहब आपसे एक सवाल भी छोटा सा पूछूंगा, और एक आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपने ये बताया है, आज पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि आप क्या समझते हैं कि क्या इसके लिए हमें, जो यहाँ यूरोप में बैठे हुए भाई हैं, उन्हें अपने उन बहन भाइयों के लिए हमें दर्द बहुत है। आप इसका यकीन नहीं कर सकते कि हमें वाकया में दर्द है। हमने अपनी कोशिशें भी करने की बहुत सारी की हैं, हमने डेमोन्स्ट्रेशन किए, हमने पिटीशनें दी, जो जो लीगली तरीके थे हमें पता, हमने अपनी कोशिश की है, और अभी भी हम खामोश नहीं बैठे, हम उस पे हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई ऐसा कदम जो इमीडिएटली उठाया, क्योंकि आप सिचुएशन में रहे हैं, आप एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी पाकिस्तान में भी, लाहौर में जितना मैं आपको जानता हूं आप करते रहे हैं, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा हमें लाहे अमल बता सकते हैं कि हम इधर एक स्टेप उठाएं ऐसा, तो कुछ ना कुछ हल चलो, मतलब कोई ऐसा एक पत्थर मारा जाए जिससे एक दायरा बने, शायद उससे बहुत सारे दायरे बने, और हम किसी एक दायरे में हम कामयाब हो सकें। सर, अगर मुझे आप इजाजत देते हैं, तो जैसे आपने पहले काम शुरू किया था ना योएल साहब के साथ मिलके, और अपनी आवाज अवानों तक पहुंचाई थी, अगर आप हॉलैंड के अवानों तक हमारे लोगों की वहाँ की आवाज पहुंचा दें,
तो वो बहुत से जो लोग हैं ना, उन्होंने अपने अजीजों को स्पॉन्सर करके वहां से बुला लिया है। तो अगर आप जो मेरी तरह के लोग हैं, जिनके कोई बाहर लोग नहीं हैं, जो नहीं जानते, उनके लिए आप अगर हॉलैंड में या और कोई एम्बेसी उनको वहां से स्पॉन्सर वगैरह भेज दे, तो ये उनके लिए सबसे बेहतरीन ये सबसे बेहतरीन खबर होगी, क्योंकि वो खाना वगैरह तो चलो खा रहे हैं, अपना रहन सहन भी जैसा है वो गुजरोगाज कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई स्पॉन्सर पार्टी उनको नहीं करती वहां से, क्योंकि उनके पास वीजे नहीं है, उनके पास किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनकी फाइलें बंद हो जाती हैं, उनसे वो अपनी यूएनओ कार्ड वगैरह भी ले लेती है, उनको घरों से निकलना मुश्किल होता है। और इस पे एक उन बात लोगों करना के लिए चाहूँगा। अपनी आवाज को योएल साहब के से मिलकर, क्योंकि योएल साहब ने पाकिस्तान में वादा किया था, मैं भी उस मीटिंग में शामिल था कि मैं पाकिस्तानियों के उन लोगों के लिए काम करूंगा जिनको यहाँ तकलीफात हैं। तो देख अगर उनको वो वादा देखें याद दिला दें आपको, पासब तो जहां तक तो उनकी बात है, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, वो दोबारा भी पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि उन्हें स्पॉन्सर मिल जाए, स्पॉन्सर वाला कोई इस तरह मेरे ख्याल में तरीका तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जितने भी वहां पर लोग रह रहे हैं वो ओवर स्टे हुए हैं, ठीक है। तो स्पॉन्सर तो तब होता है जब आप लीगली वहां पर रह रहे हो, ठीक है। फिर आपको, मतलब मैं यहाँ से एक मिसाल है, आपको स्पॉन्सर कर रहा हूं, तो वहां एम्बेसी में आप जाओगे, फिर उसका एक पूरा लेंथी प्रोग्राम है। इसका मैं एक, अगर क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, मैं अगर इसको शॉर्टली करूं तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं। हॉलैंड में किसी इंसान को या फैमिली को स्पॉन्सर करना बड़ी दूर की बात है। आप किसी मुल्क से एक बच्चा अडॉप्ट करें, एक बच्चा, आपको समझ आ जाएगी, ये इतना आसान नहीं है। टेक्निकली ये बड़ा मुश्किल है। एक आपकी इनकम एक लिमिट से इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। आप एक फैमिली को स्पॉन्सर करेंगे, ये जुबानी जमा खर्च है। अगर कोई ये कहता है तो मेरे सामने आए कि मैंने एक फैमिली को स्पॉन्सर किया है और वो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर लाने के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ, टीवी के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, एक मिनट, ये इस तरह नहीं है। वहाँ से जो लोग आए हैं, वहाँ यहाँ की हुकूमत ने उनको वहाँ से निकाल के लाई है। और दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ये मुमकिन है, लेकिन ये इस तरह मुमकिन नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। इसके लिए हमें सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हॉलैंड बल्कि तमाम यूरोप के पाकिस्तानी मसीह जो हैं उनको सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत है, एहतजाज करने की ज़रूरत है। और लेकिन एक कलेक्टिव स्ट्रगल जो है वो ज़रूरी है। ये ग्रुपिंग के अंदर नहीं है कि एक ग्रुप इधर चला गया। हमने एक कोशिश की, इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम सामने बैठकर बात करते हैं और चैलेंज करते हैं। हमने कोशिश की है, यूरोपियन यूनियन में भी कोशिश की है, डच पार्लियामेंट में हम गए हैं, थाईलैंड की एम्बेसियों में हम गए हैं, वहाँ पर हमने आवाज़ें उठाई हैं, यूनाइटेड नेशन में हमने पिटिशंस भेजी हैं। लेकिन चूंकि हमारी कोशिशें जो होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है उन ग्रुपों की जानिब से जो कि चाहते ही नहीं है कि हम कुछ यानी मुत्तहद होकर कुछ करें। तो जब तक इसके ऊपर कम्युनिटी इकट्ठी नहीं होगी तब तक ये मामला हल नहीं होगा। हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम वहाँ पर 100-200 लोग होते हैं, जबकि इतनी बड़ी तादाद है, लोग नहीं निकलते हैं। लोग जुबानी जमा खर्च बड़ा करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते हैं। बहरहाल आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। खुदा ने चाहा तो फिर अगले प्रोग्राम में भी आपके साथ इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमने इस इशू पर आगे मजीद प्रोग्राम करने हैं। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। गेस्ट भाई, आपने बात सुनी, पासा साहब ने जो बातें की बहुत अच्छी बातें हैं। उन्होंने वो उन हालात को देखा। उन्होंने एक वीडियो का जिक्र किया था कि वो वीडियो जो है वो ख़तून की उन्होंने बनाई। वो वीडियो का मुझे मालूम है, वो वीडियो जब बनी और फिर बाद में दो रफड़ हुए, उसके बाद फिर जब शुरू में हमारे लोग आए तो उनमें आपस में बड़ी ग्रुपिंग रही वहाँ पर।
बड़ी मुश्किलात रहे। चलिए हम मनफी पहलुओं को नहीं रखते सामने, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी मसीह हैं उनकी प्रॉब्लम्स में बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उनमें उनका अपना भी बहुत सारा हिस्सा रहा है, क्योंकि ग्रुपिंग रही एक दूसरे के केसेस के हवाले से। वो हमने सुना कि जी वो उन्होंने खुद जाके बताया जी फलाने का केस जो है वो ख़राब है, तो ये चीज़ें जो थी ये थी। अब बंदा जो है खुरम मसीह उसको भी मेरे ख्याल 3 साल या 4 साल ऐसे हुए थे, मर गया वो, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला गया। वो 2 बच्चे हैं उसके, मैंने एक तस्वीर भी लगाई है उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर। अच्छा। वो बेटी के साथ उसकी, यानी हम खुद बच्चों वाले हैं, प्रदेश में हैं, लेकिन हम फील करते हैं कि आप जब अपने घर से निकलते हो, पाकिस्तान के हालात जैसे कि कैप्टन सफदर की तकरीर हमने सुनी, जब आप पाकिस्तान से निकलते हो तो आप सोचते हो कि एक आज़ाद माशरे में आप अपनी बच्चों के साथ एक नई ज़िंदगी, लेकिन वो ख्वाब आपके टूट जाते हैं। मैं इमोशनल बंदा हूँ थोड़ा सा, मैं बड़ा इसको वो करता हूँ। क्या कहते हैं आप इसके? मेरे ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये है कि यूएनओ को इन हालात को देखना चाहिए, क्योंकि आप देखें मुसलसल जो है ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनमें पहले 2 बच्चों का वाक़या हो गया, सफदर की तकरीर हो गई, ठीक है। ये सारी इंतहा पसंद जो है एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही हैं। यूएनओ को थाईलैंड में स्पेशली इसको मद्देनज़र रखते हुए इनके केसों को कंसिडर करना चाहिए, ताकि इन लोगों को एटलीस्ट इस फैमिली को या इससे पहले जो ऐसे वाक़यात हो गए उन्हें तो लाजमी उन्हें एक रहम की अपील से देखना चाहिए, क्योंकि यूएनओ वाले भी इंसान हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि यार एक अगर शख्स की डेथ हो गई या पीछे बीवी है, 2 बच्चे हैं, कैसे गुजारा करेंगे। पहले तो वो काम कर लेता था, कुछ ना कुछ ले आता होगा, चोरी करता हो, कुछ भी करके मतलब छुप के भी काम करता हो, लेकिन कुछ ना कुछ करता होगा ताकि चल रहा है सिलसिला। अब कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के बहुत सारे और भी केसेस हैं, मेरी भी नॉलेज में है, आपके भी होंगे, कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर मुश्किलात में हैं, बीमार हैं। वहाँ पर बीमारी जो है बड़ी महंगी है, बड़ी मुश्किल है कि बीमार होते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है कनाडा से, खालिद गिल साहब हैं। खालिद भाई, आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी बिल्कुल गिल साहब, मैं आपकी आवाज़ को बड़े अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ। खालिद गिल साहब, आपको BTL टेलीविज़न नेटवर्क पे खुशामदीद कहते हैं, और थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच वाटसन गिल साहब, आपकी ये काविश को पहली तो बात है और इस कंसर्न को हम सराहते हैं कि आप इस तरह अपनी दुखी, मजबूर, पिसे हुए, कुचले हुए और यहाँ से सताए हुए लोगों के लिए आप एक आवाज़ को लेकर उठे हैं। हम इस पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि हमारा तारुफ तो इतना बड़ा नहीं है। मेरा नाम खालिद गिल है, लाहौर पाकिस्तान से हूँ और मिनॉरिटी इनकलाबी तहरीक पाकिस्तान का कायम मकाम चेयरमैन हूँ। सलीम खुर्शीद खोखर साहब जो साबिक MP हैं सिंध से, वो इसके बानी कायद चेयरमैन हैं मिनॉरिटी इनकलाबी तहरीक के, और हम अपने लोगों के दुखों को समझते हैं। हमने अरसा से अपनी कौम के दुखों को अपने अंदर महसूस किया और इस दर्द के रिश्ते को अपनी कौम से कायम कर रखा है, जो आज तक जिंदा है, जिसकी बिना पर हमने ये फैसला कर रखा है कि हम 9 दिसंबर को अपनी धरती, अपने लोगों में और इस मसीही मजबूर और महकूम और गयूर क्यों कौम के दरमियान लाहौर में होंगे। खालिद भाई, आपकी काविशों का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि आपने कहा मेरे हवाले से, तो मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि ये एक किसी भी इनफरादी शख्स के लिए नामुमकिन सी बात होती है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूं कि अगर मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूं तो मेरी आवाज़ के साथ BTL की आवाज़ है, गेस्टो भाई हैं, इनकी काविशें हैं। उसके अलावा जो भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं हॉलैंड में, यूरोप में, हम मिलकर मुश्तरका तौर पर कोशिश करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बने, हम अपनी कम्युनिटी के लिए ताकत बने, हम अपनी कम्युनिटी के लिए हौसला और हिम्मत बने। ये काविशें जो हैं ये मुश्तरका तौर पर, मेरा ये ईमान भी है और खुदावंद का कलाम भी हमें यही कहता है कि तुम अगर ज़मीन पर मिलकर कुछ बांधोगे तो वो आसमान पर बंध जाएगा। इसकी जो मिसाल या इसका जो तर्जुमा या इसकी जो तफसीर है वो मैं इसी तरह लेता हूँ कि ये इत्तेहाद की तरफ और यगानगत की तरफ इशारा है। तो
जैसे कि मैं मतलब आपने देखा कि एक भाई हमारा जो थाईलैंड में बड़ी मुश्किलात में वो इस दुनिया से चला गया, और वो तो चला गया, उसकी मुश्किलात ख़त्म हो गई, लेकिन पीछे वो छोटे एक बेटी और एक बेटा, 5 साल का शायद उसका बेटा है, 6 साल की बेटी है, या इसी तरह कोई एज है उनकी जो मुझे पता लगी है, उनको छोड़कर वो चला गया। और बहुत सारे लोग थाईलैंड में मुश्किलात में हैं, वैसे तो पूरे यूरोप में ही हैं, इवन हॉलैंड में जो लोग इसको जन्नत कहते हैं, यहाँ पर भी सियासी पनाह गज़ीन जो हैं बहुत सारों को हम जानते हैं जो मुश्किलात में हैं। इसके हवाले से कुछ कहना चाहें आप? मैं वाटसन भाई, आप तमाम लोगों की इस मैं कंसर्न का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि अब मैं भी 5 साल से पाकिस्तान में नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से आ जाते हैं वो अपनी सहल जिंदगी गुजारने में मशगूल हो जाते हैं और अपने आबा को, अपने पीछे वाली कौम को, अपने दुखी लोगों को भूल जाते हैं और अपनी तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन रहते हैं। आप लोग ये जो कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया भी, और आपको मैं खराज तहसीन फिर से पेश करूंगा। और फिर ये मैं आपसे इजहार यकजहती करते हुए ये कहूंगा कि नीड ऑफ द डे इज यूनिटी अमंग क्रिश्चियनिटी एंड सॉलिडेरिटी विद द डिप्रेस्ड माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हमारा मरना जीना, हमारे बाप दादा की हड्डियां वहां पे मौजूद है, हमारा जो हमारे लोगों की कुर्बानियों से वो मुल्क बना हुआ है, और वहां पे जो मजहबी तासुब की बिना पर और मजहबी दहशतगर्दी की बिना पर, गुर्बत की बिना पर, मुआशी इस्तिसाल की बिना पर, कानूनी और आईनी इस्तिसाल की बिना पर वहां के मसीहियों को और मजहबी अकलियतों को अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान छोड़ना पड़ रहा है, ताकि वो अपनी औलादों की, अपनी खानदानों की जिंदगियां बचा सके। मगर अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पे यूएनओ के लोग बैठे हुए हैं, यूएनओ के इदारा है, यहाँ पे वहाँ पे साइलम सीकर्स को देखा जा रहा है, जहाँ पे सेफ्टी प्रोविजन की जा रही है, वहाँ पे उनके नताइज जो हैं वो उम्मीदों के और जरूरत के बरअक्स निकल रहे हैं। ये पहली वफात नहीं है थाईलैंड में। इससे पहले मेरे भाई बहुत से नौजवान वहां पे कसम कुपुर्सी की हालत में, जेलों में, थाईलैंड की इंतजामिया की वो हटधर्मी की वजह से, वहां पे इलाज मुआवजा ना होने की वजह से, यूएनओ की भरपूर तवज्जो ना देने की वजह से बहुत से लोग दुनिया से रुखसत हो गए और अपनी वो जो महफूज मंजिल है वहां तक नहीं पहुंच सके। अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि ये लोग बीच में अटक गए। पीछे जाएं तो इनके लिए खाई है, आगे रहें तो इनके लिए गड़ा है। अब देखो बीच दरमियान में ये लोग बैठे हुए खालिद भाई, क्या कर सकते हैं खालिद भाई, पूरी और कसम पुरसी में। सर ये तो सारी सिचुएशन को हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। मसला ये है कि इसका कोई हल हम तलाश करना चाह रहे हैं कि क्या कोई हल हो जो हम सब मुश्तरका तौर पे एक कदम उठाएं जिससे हमारे मसीही बहन भाई जो प्रॉब्लम है उनको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल सके। अभी मेरे इल्म में जो है वहाँ यहाँ पे जनाबे हेक्टर अलीम साहब पीस वर्ल्ड वाइड के जो चेयरमैन है वो इस पे काम कर रहे हैं। सैफुल खुरम फरूख सैफ साहब जो हैं वो, या विल्सन चौरी साहब, या जेबा गिल साहबा, नहीं ये तो आपने काफी नाम, तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, मैंने उनसे मैं गुजारिश सुन लो, मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि भाई यहाँ पे जो लोग आप लोग इस सहल है कि आप कर रहे हैं, और कनाडा की तंजीमों को भी हमने यकजा करके ये बात कही कि भाई वहां से जो लोग छोड़ के आ गए हैं, जो मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं, उनके पुरसाने हाल के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। और कुछ लोगों ने इसमें काफी दिलचस्पी का इजहार भी किया, बहुत सी फैमिलीज को स्पॉन्सर भी किया गया है, और बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो पाइपलाइन में भी हैं ताकि वो कनाडा में पहुंच जाएं, वो अमेरिका में पहुंच जाएं, वो यूके में पहुंच जाएं, वो यूरोप में पहुंच जाएं, वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएं। खालिद भाई, तो आप तमाम ही अपनी अपनी जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूं और आपको खैरियत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चूंकि वक्त की कमी है, आपके साथ बातचीत करने में मजा आ रहा है और खुदावंद ने चाहा आगे भी आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। चूंकि वक्त की कमी है तो हमें यहाँ पर मतलब छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ हो।
गैसो भाई, खुदावंद आपके साथ हो जी। बहुत शुक्रिया जनाब। गैसो भाई, आपने सुनी जैसे कि उन्होंने भी बात की, मतलब मजमूई तौर पर जो मुझे समझ में आया वो यही है कि ये काम जो है किसी फ़र्द वाहिद के बस का नहीं बस का नहीं है, मतलब इत्तेहाद जो है उसमें, जो कि हम भी बात कर रहे थे, जितने भी हमारे कॉलर्स बात करते हैं, उनकी जो जो बात मुझे थीम जो समझ में आती है वो यही है कि हमने मिलकर मजमूई तौर पर इसके ऊपर वो करना है। तो मुझे नहीं पता कि हमारे पास वक्त जो है वो ऐसा नहीं है, पीछे से मुझे इशारा हो गया कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। और वक्त जो है वो बड़ा तेजी से दौड़ रहा है। हाँ, तो बहरहाल गैसो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। you. और आप नाज़रीन को भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थाईलैंड के मसीहों के हवाले से हम अभी भी खामोश नहीं बैठे हैं, हम अपने तौर पर ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। प्रोग्राम जो है हम आगे भी इसके ऊपर एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे गैसो भाई। हाँ। हमने एक तफसीली प्रोग्राम का वो प्लान किया हुआ है। हम इसके ऊपर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया करें, हमें पता चलेगा। खुदावन आप सबको अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रखे। गॉड ब्लेस यू। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।